हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम फुटप्रिंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ओके, तो ये चैप्टर रिचर्ड एब्राइट के बारे में होने वाला है, जो कौन थे, जो एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और इनको इंटरेस्ट था किस चीज़ में, बटरफ्लाइज में, है ना। जब इनको इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज में तो इसी की वजह से इन्होंने अपनी स्टडी को या अपनी साइंटिफिक रिसर्च को ये कंटिन्यू करते हैं टू बिकम अ साइंटिस्ट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Richard Ebright has received the Searles Scholar Award and the Schering-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was a specialization for butterflies that opened the world of science to him. यहाँ पे जो रिचर्ड एब्राइट हैं, इनको जो दोनों अवार्ड लिखे हैं यहाँ पे, सीयरले स्कॉलर अवार्ड एंड शेरिंग प्लो अवार्ड, ये किस चीज़ के लिए दिया जाता था? ये जो यंग साइंटिस्ट थे आपके, जो अपनी नई नई फील्ड में या नई नई रिसर्च करते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको एड करने के लिए ये वाला अवार्ड जो है वो दिया जाता था, या केमिस्ट्री की फील्ड में, है ना, या फिर आपका बायोलॉजी की फील्ड में। और क्या इंटरेस्ट था, किसकी वजह से ये साइंटिस्ट बन गए थे, इन्होंने किस चीज़ पे रिसर्च किया, तो इनका जो मेन अट्रैक्शन था वो किस चीज़ के लिए था, वो बटरफ्लाइज के लिए इनका अट्रैक्शन था, जिसको ये आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड एंड फाइंड आउट लास्ट में करेंगे। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard A. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हैं। फॉर्मर मतलब पहले का, स्काउट मतलब आप जानते ही हैं, मेंबर होना किसी एसोसिएशन का, स्काउट एसोसिएशन का स्पेशली। प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, कोई रिपोर्ट जिसको हम टाइम टू टाइम ऐसे पब्लिश करा देते हैं। जर्नल, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के बारे में यहाँ पे कहा गया है। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो रिचर्ड एच एब्राइट जो थे, इनके एक रूममेट थे इनके साथ में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी दुनिया को बहुत सरप्राइज्ड किया, जबकि बहुत यंग एज में थे, 22 के थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे वर्ल्ड को जो है बहुत सरप्राइज्ड किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो सेल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, है ना। और ये जो पूरा का पूरा इनका आर्टिकल था, ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था? ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये जनरल का नाम है ना। तो यहाँ पे वो पब्लिश किया गया था। अब ये जो मैगज़ीन थी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी मैगज़ीन थी, और ये मैगज़ीन ना ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को ऐसे नहीं पब्लिश करती थी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इन्होंने, इस मैगज़ीन ने इनके बारे में यहाँ पे पब्लिश किया, इनकी थ्योरी के बारे में पब्लिश किया, तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रोसीडिंग ने, और इतनी रेपुटेटेड जर्नल ने जो है, ये जो प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने पहली बार किसी स्टूडेंट की जो है थ्योरी को यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया पहली बार। अब रिचर्ड एब्राइट जो थे, है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, क्योंकि उन्होंने जो है ये काफ़ी अचीव कर लिया ना यहाँ पे, उनको तो ये मिल गया कि हाँ, उनका नाम जो है यहाँ पे पब्लिश हो गया। लेकिन बाद में वो और अचीवमेंट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा सा, वो और क्या कहते हैं, तो उनको जो मेन क्यूरियोसिटी थी, वो बहुत क्यूरियस चाइल्ड थे। क्यूरियस मतलब जिसको जानने की हमेशा आगे इच्छा रहती है कि ऐसा क्यों हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, इन सारे क्वेश्चंस को जो करता है उसको हम क्यूरियस कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिचर्ड हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उनका जो मेन अट्रैक्शन था, उनको जो बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था, वो किस चीज़ में था, उनको बटरफ्लाइज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे कोई गेम्स की फील्ड में है कोई पर्सन, है ना, तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं सेंचुरी लगाऊंगा या मैं इतने अच्छे रन बनाऊंगा, तो मैं जो है मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। लेकिन उनके लिए अचीवमेंट क्या था यहाँ पे, उनके लिए ये अचीवमेंट था कि वो, उनको अवार्ड मिल गए थे यहाँ पे, और उनका जो आर्टिकल था उसको पब्लिश यहाँ पे करा दिया था। पहली बार ऐसा हुआ उनके लिए, और साइंस की फील्ड में स्पेशली वो इतना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो बटरफ्लाई से स्टार्ट हुई थी। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly
couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing could do, collect things। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, अब रिचर्ड एब्राइट जो थे उनके कोई भाई बहन ऐसे नहीं, वह भाई बहन नहीं थे वहाँ पे, है ना, और वो पेनिसिल्वेनिया में बड़े हुए थे और अपने पेरेंट्स के वो सिंगल चाइल्ड थे। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत कम लोग थे वहाँ जहाँ पे वो रहते होंगे, उनके आसपास कम लोग थे, तो उनके साथ उनको टाइम नहीं मिलता होगा ऐसे स्पेंड करने का या कैसे भी। अब वो कहते हैं कि वो एक चीज़ अकेले रह के कर सकते थे, अगर आपको किसके हाथ में खेलना है, बात करना है, तो यू नीड अ पर्सन, राइट। बट यहाँ पे वो ऐसा काम था जो वो अकेले कर सकते थे, वो क्या था, चीज़ों को कलेक्ट करना। वो उनको चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे जिनके साथ वो कोई गेम खेल सके, फुटबॉल खेल सके या बेसबॉल खेल सके। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ही हैड बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज कलेक्ट करना जो है उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे। So he did, and did he ever? Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked ऑल हिज एक्टिविटीज़। तो जब वो केजी क्लास में थे, किंडरगार्टन में थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। रॉक्स वगैरह को उनको कलेक्ट करने का बहुत शौक था। कॉइन्स वो इकट्ठा करते थे, जैसे हमें चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है ना अलग अलग, ऐसे उनको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक था। जैसे आपका रॉक हो गया, यहाँ पे फॉसिल्स हो गए। फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। और कॉइन्स हो गया आपका। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑनलाइन, और कभी कभी वो एक एस्ट्रोनॉमर भी बन जाते थे, है ना। और वो क्या करते थे, आसमान में जो तारे रहते हैं उनको क्या करते थे, उनको देखते रहते थे। अब कैसे देखेंगे, टेलीस्कोप होना चाहिए ना उनके पास, या फिर कोई उनको ऐसे देखेंगे नॉर्मल ऐसे। तो वो क्या करते थे, स्टार को ऐसे देखते रहते थे। और पूरा जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने में जो है वो अपना टाइम निकाल दिया करते थे। मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक फील्ड में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था यहाँ पे। आगे देखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग with a bright mind, he also had a mother who encouraged his interest in learning। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग से उनके अंदर क्यूरियोसिटी तो बहुत ज़्यादा थी और उनका जो माइंड था वो भी बहुत ब्राइट था, बहुत इंटेलिजेंट थे वो। अब उनकी मदर जो थी वो बहुत अच्छी थी। वो क्या करती थी, वो हमेशा ब्राइट को एनकरेज करती थी कि उनका इंटरेस्ट जिस चीज़ को सीखने में उनका इंटरेस्ट है उसमें वो हमेशा उनको हेल्प करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways। उनकी जो मदर थी वो क्या करती थी कि उनको जिस भी इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, ठीक है, या टेलीस्कोप की नीड थी या उनको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, तो वो सब उनको ला कर देती थी। इवन उनको ट्रिप्स पे भी लेकर जाती थी और उनको बहुत सारे अलग अलग वेज में उनको हेल्प करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। तो उनकी मदर क्या कहती हैं, उनकी मदर कहती हैं कि जब तक एब्राइट ने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया था तब तक उनकी जो मदर थी वो ही उनकी फ्रेंड थी, कंपेनियन मतलब फ्रेंड के तौर पे आप बोल सकते हैं। हिज मदर सेड after that I would bring him home friends for him, but at night we just did things together। Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade। अब वो कहती हैं कि जब उनके इतने सारे दोस्त तो कुछ भी नहीं थे, वो ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उनकी मम्मी अकेले उनकी फ्रेंड थी जब तक वो स्कूल नहीं जाते थे। जब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया है ब्राइट ने, तो उनकी जो मदर थी वो क्या करती थी, उनके फ्रेंड्स को घर पे बुला लेती थी, राइट। और रात के टाइम में जब वो अपना डिनर करते होंगे तो उनकी मदर और ब्राइट जो है वो रात में बात करते थे, है ना, और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते थे। उनकी मम्मी हमेशा उनको कोई ना कोई काम बताती रहती थी। वो कहती हैं कि उनके लिए रिची यानी कि जो रिचर्ड है उनके लिए पूरी लाइफ था इस टाइम पे, क्योंकि अब उसके जो रिची के जो फादर होते हैं वो नहीं होते हैं, है ना, उनके फादर जो है उनकी डेथ हो जाती है। और रिची कब थे, रिची जो है उस टाइम पे 3rd ग्रेड में पढ़ते थे। आगे देखते हैं। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things। His mother said he liked it, he wanted to learn। तो अब वो कहती हैं, रिचर्ड की जो मम्मी है वो क्या कहती हैं कि ब्राइट को वो उनका निकनेम था रिची जो था, तो उनके लिए अब कौन था, उनके लिए रिची सब कुछ था क्योंकि फादर उनके थे नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो साथ में स्पेंड करते थे और अगर कोई काम नहीं होता था रिची के पास में तो उनकी जो मदर है वो हमेशा उनके लिए, रिचर्ड के लिए कोई ना कोई टास्क ढूंढ के रखती थी। और कैसा काम होता था वो, ये नहीं कि कोई फिजिकल वर्क था,
वो उनको हमेशा मेंटल वर्क देती थी कि माइंड के गेम्स कुछ इस तरह से, है ना, कुछ सोचने समझने का उनको काम जो उनकी मदर हमेशा उनको देती थी। और एब्राइट को ये काम करना बहुत अच्छा लगता था और वो सीखना चाहता था एब्राइट, एंड लर्न ही डिड, और सीखता भी था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। अच्छी रैंक लेकर आता था पढ़ने में, क्योंकि इंटेलिजेंट था तो अच्छा था पढ़ने में, ब्राइट स्टूडेंट था, अच्छे स्कोर लेकर आता था और अपने डेली के काम भी बहुत अच्छे से करता था, बहुत ही रेगुलर था, पंक्चुअल टाइप का स्टूडेंट था। जैसे जैसे वो सेकंड क्लास में आया, बाय द टाइम ही वॉज इन सेकंड ग्रेड, जैसे जैसे वो सेकंड क्लास में आया तो उसने क्या किया, उसने एक नया काम स्टार्ट किया है। ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। देखो उसने क्या किया, ब्राइट ने अपने आसपास मिलने वाली जो भी बटरफ्लाइज की जो भी अलग अलग स्पीसीज मिलती थी, 25 स्पीसीज जो मिलती थी अपने आसपास, उन सबको क्या कर दिया, उन सबको कलेक्ट कर लिया, है ना, अपने आसपास के एरिया में उनके होम टाउन में जो भी मिलता था वो सब कलेक्ट कर लिया। आगे देखो यहाँ पे जो लिखा है ना सारा, ये की सारी क्या है, ये बटरफ्लाइज की सारी आपकी वैरायटीज़ हैं अलग अलग, या बटरफ्लाइज की सारी अलग अलग स्पीसीज़ है यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। जब उन्होंने 25 बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया तो उनको लगा कि शायद मेरी जो ये रिसर्च है वो ख़त्म हो गई है, बस इतनी बटरफ्लाइज ही होंगी, उनको इतना नहीं आइडिया था उस टाइम पे। तब क्या हुआ उसके बाद में, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क X10। मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये इनकी मदर थी ब्राइट की, इन्होंने एक और काम कर दिया है ना, इन्होंने क्या किया, तो उनको जो है उनकी मदर जो है वो बुक लेकर आ जाती है उनके लिए, इसका नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। अब यहाँ पे ये जो बुक लेकर आई थी ब्राइट की मदर, इसमें एक स्पेशल बात मिल गई है ब्राइट को, है ना। इस बुक में क्या था, इस बुक ने ये बताया है ब्राइट को कि जो बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट करती हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं ना, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर। तो इन द सेम मैनर जो बटरफ्लाइज हैं वो भी माइग्रेट करती होंगी। वो कहाँ माइग्रेट कर रहे थे, वो माइग्रेट कर रहे थे सेंट्रल अमेरिका में। अब ये जो टॉपिक था ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था ब्राइट के लिए, क्योंकि यहाँ से जो ब्राइट की पूरी थिंकिंग थी वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और उनको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है, किस चीज़ में, साइंस में बहुत ज़्यादा, राइट। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch them very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs, यहाँ पे वो पूरा जो कंप्लीट जैसे साइकिल करेंगे ना पूरा कंप्लीट वो बताया यहाँ पे, टेक हर eggs and raise them in a basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would take the butterfly's wings and let them go. For several years his basement was home to thousands of monarch in different stages of development. अब देखो यहाँ पे आगे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो एब्राइट थे अब इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में आ गया, बटरफ्लाइज में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा यहाँ पे। तो जब उन्होंने ये बुक पढ़ी होगी तो उसके लास्ट में एट द एंड ऑफ द बुक जैसे कोई फीडबैक या किसी चीज़ के लिए कोई स्पेस दिया जाता है वहाँ पे, तो इस बुक के एंड में बिल्कुल इनकी जो मदर थी जो उनको लेकर आई थी ये वाली बुक, तो वहाँ पे रीडर्स के लिए ये था कि आप अपने अगर कोई सजेशंस देना चाहें, है ना, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब फीडबैक दे सकते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि लोगों को हेल्प मिले किस चीज़ के बारे में स्टडी करने में, बटरफ्लाई के माइग्रेशंस के बारे में। अब वहाँ पे ये भी कहा गया कि अब के आप जो है बटरफ्लाइज को टैग कर सकते हैं, किसको करेंगे, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कवार्ट जो थे ये कहाँ आपके प्रोफेसर थे, ये आपके टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है आपकी कनाडा में वहाँ के थे ये। रिची की जो मदर थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर को लेटर लिखा या उनको कुछ पूछा, जैसे भी कहा, उन्होंने कहा कि जो ये है आपका एब्राइट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो जो विंग्स हैं बटरफ्लाइज के उनको उन पे एडहेसिव टैग लगा रहे हैं, जैसे टैग लगा के हम छोड़ देते हैं बिल्कुल, है ना, वैसे उन पे टैग लगा रहे हैं। द पर्सन हु वुड फाइंड अ बटरफ्लाई, और ये भी कह दिया कि जिसको ये बटरफ्लाई मिल जाए इस टैग के साथ में, तो उसको ये कहा कि ये जो है टैग किसको भेजना है,
डॉक्टर अर्कवार्ड को भेजना है मतलब आपको ये। अब बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न जो था वो लगभग 6 वीक्स के आसपास चलता होगा वहाँ पर, है ना, क्योंकि हर टाइम तो आपको कोई भी स्पीसीज़ नहीं मिलती ऐसे कि ऐसे कभी भी मिल जाएगी। तो एब्राइट को समझ में आ गया कि अगर वो ऐसे बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने लग गए, है ना, और अगर ऐसे बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते रहे एक एक करके, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टास्क है। कितनी बटरफ्लाइज आप कैच कर पाएंगे? जितना आपको नीड होगी उतना तो आप नहीं कर पाएंगे ना। 2-4 आपने कर ली, 10-15 कर ली इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप उनके लिए ये था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे मैं बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नंबर में एक साथ ही कलेक्ट कर पाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं जो है बटरफ्लाइज को अपने यहीं पे रेस करूँगा, अपने यहीं पे उनको मतलब बनाऊँगा, है ना, क्रिएट करूँगा यहाँ पे। कैसे कर सकते हैं वो देखो, क्योंकि वो तो लिविंग चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ़ीमेल बटरफ्लाई को पकड़ लिया, उसके एग्स जो थे उसको कलेक्ट कर लिया और उनको बेसमेंट में, अपने जहाँ पे वो रहते थे वहीं बेसमेंट में उन्होंने नीचे पूरा सेटअप तैयार कर लिया, उसको एक लैब जैसे बना दिया। तो जो बटरफ्लाइज के एग्स थे उनको वहाँ पे रेस किया, उनकी प्रॉपर लाइफ साइकिल जैसे होती है वैसे ही उसको ट्रीट किया यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विंग्स थे उसकी जो भी लाइफ साइकिल है पूरी बटरफ्लाई की, है ना, कि वो एग से क्या बनेगा आपका कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर फाइनली बटरफ्लाई बन जाएगा। तो ऐसे करके पूरी लाइफ साइकिल उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट करी बटरफ्लाइज के लिए। और साथ ही साथ क्या किया, बटरफ्लाइज को टैग भी करना शुरू कर दिया और उनको वो फिर उड़ने के लिए ऐसे छोड़ देते थे। तो अब उनके बेसमेंट में कितनी हज़ार जो मोनार्क मतलब यहाँ पे एक बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो बटरफ्लाइज थी उनको ऐसे रेस किया, अलग अलग स्टेजेस में उनको ग्रो करते थे। कई सालों तक उन्होंने ऐसे ही काम किया और बहुत मतलब कई हज़ार जो है उन्होंने मोनार्क जो थी उनको ऐसे ग्रो कर लिया था। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग सा टास्क है ना, हमें ये काम कर देना चाहिए, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा सा कम होने लगा बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में, राइट। अच्छा, हम नीचे आ गए। ये बटरफ्लाइज की सारी स्पीसीज देखो यहाँ पे जो उन्होंने कलेक्ट करी थी 6 हफ्तों में, जब ये सीज़न चलता था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो था वो थोड़ा कम होने लगा बटरफ्लाइज को टैग करने में। इट इज़ टीडियस एंड देर इजंट मच फीडबैक। अब क्यों था ऐसा? टीडियस मतलब बहुत बोरिंग, यहाँ पे लिखा है टीडियस मतलब बोरिंग। तो ये बहुत बोरिंग सा टास्क था उनके लिए और कोई उनको फीडबैक भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, इसीलिए उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है इसमें। Ebright said, in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where आई लिव्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो बटरफ्लाइज को टैग करके उड़ने के लिए छोड़ते थे ना, तो अब उनको बहुत ही बोरिंग सा टास्क लगने लगा। अब सबसे जो अजीब बात उनको ये लगी कि उन्होंने जो भी बटरफ्लाइज टैग की थी, इतनी सारी बटरफ्लाइज टैग करी है, उनमें से केवल 2 ही ऐसी बटरफ्लाइज थी इनको रिकैप्चर किया गया था दोबारा से, मतलब उनको कैप्चर किया गया था लोगों के थ्रू, है ना। और वो भी कहाँ पे थी, वो भी कितनी दूर मिली है उनको, नॉट मोर देन 75 माइल्स अवे, मतलब उनका जो जहाँ पे वो रहते थे उनसे 75 मील्स के डिस्टेंस से, बहुत ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं थी, मतलब उसी रेंज में जो है वो उनको मिल गई थी। यहाँ पे आगे देखने एक बार रीड एंड फाइंड आउट देख लेते हैं यहाँ पे इसके शुरू में। चलिए, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स एब्राइट लाइफ। अब जब वो कलेक्ट कर रहे थे बटरफ्लाइज को, थोड़ा उनको जो है इतना नहीं पता था, है ना, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना ज़्यादा अपना मतलब प्रोफेशन इस फील्ड में बना पाऊँगा। लेकिन तभी क्या हुआ, उनकी जो मदर है वो क्या लेकर आते हैं, उनकी मदर उनके लिए बुक लेकर आ जाते हैं और बुक में उनको क्या पता लगता है कि जो बटरफ्लाइज हैं, मोनार्क हैं, वो क्यों माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। और यही रीज़न था, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो ये जो उन्होंने और रिसर्च करी और यही उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन जाता है। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उनकी मदर कैसे हेल्प करती थी, उनकी मदर ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उनको जो भी इक्विपमेंट की नीड होती थी वो भी लेकर आती थी, है ना, और उनको ऐसे मेंटली टास्क दिया करती थी, फिजिकल तो नहीं देती थी पर उनको चीज़ें सिखाने में उनकी मदर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। आगे करते हैं, यहाँ पे अगला वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट यहाँ से, ठीक है, रीड एंड फाइंड आउट लास्ट में करेंगे यहाँ पे। चलिए, then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost। जब वो 7th ग्रेड में आए तो उनको एक्चुअल में समझ में आया कि रियल साइंस किसको कहते हैं, जब उन्होंने अपने एरिया में होने वाले एक साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा और फाइनली वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं वहाँ पे,
है ना। द काउंटी मतलब होता है रीज़न एक तरह का। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। अब ये बहुत ही सैड फीलिंग थी उनके लिए कि वहाँ पे बैठना, उसमें पार्टिसिपेट करना और कुछ भी नहीं मिलना, हार जाना बिल्कुल, जबकि वहाँ पे जितने भी लोग थे मोस्टली सबको कुछ ना कुछ मिला ही था। एब्राइट ने स्टेटमेंट दिया, हिज एंट्री वॉज स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यू विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे क्या हुआ वो बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया वहाँ पे, उन्होंने क्या अपना जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो उन्होंने फ्रॉक टिश्यू की जो स्लाइड थी उनको वहाँ पे शो किया माइक्रोस्कोप के अंडर, लेकिन उनको रियलाइज्ड हुआ यहाँ पे क्या, उनको ये चीज़ समझ में आई कि वहाँ पे जो एक्चुअल विनर हैं उन सब ने अपना जो परफॉर्मेंस दिया है, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्चुअल में रियल में करने की कोशिश की। ये नहीं है जस्ट कि अपना कोई प्रोजेक्ट बना दिया और दिखा दिया, उन्होंने रियल वहाँ पे रिसर्च करके अपनी चीज़ों को यहाँ पे शो किया था, है ना। उनको रियलाइज्ड हो गया यहाँ पे। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect I had been doing in the past several years. तो जब भी हम किसी फील्ड में ऐसे काम करने के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हमारा बेस्ट है हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे जो ये थे आपके रिचर्ड जो थे, इन्होंने क्या सोचा कि अब वहाँ पे सब लोगों को सारी चीज़ें मतलब अवार्ड मिलने लगे, उनको प्राइज़ मिलने लगे यहाँ पे। तो अब इन्होंने क्या किया, एब्राइट ने जो है, इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, है ना। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनके मन में ये था कि मुझे कंपटीशन तो करना है, मतलब मुझे फ़ाइट तो करनी है लेकिन एक हेल्दी वे में करनी है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इनके अंदर पहले से थी और इसने और ज़्यादा, जब यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस फील्ड में, इस एग्जीबिशन में या इस फेयर में, तो इनके मन में और ज़्यादा इच्छा हुई कि मैं और कुछ अच्छा करूँ। लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनको दोबारा से पार्टिसिपेट करना है। तो वो सोचने लगे कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिस चीज़ में मैं बहुत, मतलब मुझे कमांड है बहुत अच्छे से। तो वो डिसाइड क्या करते हैं कि मैं रियल प्रोजेक्ट बनाऊंगा अगले साइंस फेयर के लिए। और उन्होंने ये भी सोचा, उनको समझ में आया कि मैक्सिमम नॉलेज मुझे कहाँ पे है, मुझे तो इंसेक्ट के बारे में मैक्सिमम नॉलेज है, तो मैं उनको अभी से स्टडी करूँगा और मैं इसके बारे में अपना प्रोजेक्ट जो है वो अगली साल देने वाला हूँ, ठीक है। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब उनके मन में था कि मुझे कैसे भी करके अवार्ड तो लेना ही है, मुझे जीतना तो है ना। लेकिन वो एक हेल्दी कंपटीशन रखते थे हमेशा। तो उन्होंने इन सब के बारे में डिसीजन लिया। तो डॉक्टर अर्कहार्ट को वो लिख देते हैं अपने आइडियाज़ के लिए, सजेशंस के लिए, है ना, कि अगले साल मुझे प्रोजेक्ट करना है। तो उनके सजेशंस के लिए या उसने जो है फीडबैक के लिए उनको लिख दिया, लेटर लिख दिया या उनको मैसेज लिखा। अब वो बिज़ी हो गए अपने इसी काम में, सारे जो भी पूरा दिन जो है उनको इसी काम में लग जाता था। वो हाई स्कूल में थे उस टाइम पे और उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले। जब वो फिर अपना और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आए, 8th क्लास में थे जब, तो उन्होंने क्या कोशिश करी, ही ट्राइड, कि उनको ना ये पता लगा इसी रिसर्च के दौरान कि जो आपका ये है मोनार्क जो है ना, मोनार्क जो कैटरपिलर हैं, ये मर जाते हैं, मतलब इनको मार दिया जाता है। ये मर जाते हैं किसकी वजह से मर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं वायरल डिजीज़ की वजह से, है ना। तो कुछ सालों से ऐसे उन्होंने सुना होगा। अब एब्राइट ने क्या किया, एब्राइट ने सोचा कि ये जो डिजीज़ है ये तो ट्रांसमिट की होती जा रही है, और इनको लगा कि ये ट्रांसमिट किसकी वजह से हो रही है, बीटल्स की वजह से हो रही है यहाँ पे। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को ना ऐसे करूँगा, मैं इसको रियल में एक्सपेरिमेंट को करूँगा। तो उनको रिजल्ट्स वगैरह कुछ ऐसे मिल नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट रियल में किया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे, तो उन्होंने कैटरपिलर जो थे, है ना, जो कैटरपिलर यानी कि स्टेज है आपकी इसकी बटरफ्लाई की, तो उन्होंने कैटरपिलर को रेस करना स्टार्ट किया। कब, बीटल्स की प्रेजेंस में। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना, मतलब जिन्होंने ऐसा किया तो कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब बीटल्स की वजह से कैटरपिलर्स को कोई भी नुकसान पहुंच ही नहीं था वहाँ पे। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया है ब्राइट ने, उन्होंने सोचा है कि मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा अपनी स्टडी को आगे, है ना। और उन्होंने ये भी दिखाया कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है मैं उसमें मतलब जीत जाऊँगा, मैं जीत गया हूँ, मतलब कि मैंने अच्छा काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया। नेक्स्ट ईयर का नंबर आया वहाँ पे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने क्या किया, द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। पहले तो उन्होंने बीटल वाला एक्सपेरिमेंट किया,
कर लिया उन्होंने फाइनल, उनको पता चल गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया नेक्स्ट ईयर वो करने वाले थे, थ्योरी पे काम कर रहे थे किस चीज़ की, कि जो वायसराय बटरफ्लाई है, मतलब वायसराय जो है आपका स्पीसीज़ है बटरफ्लाई की, और मोनार्क भी जो है आपकी स्पीसीज़ है बटरफ्लाई की। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया कि जो वायसराय बटरफ्लाइज है वो कॉपी करती है किसको, मोनार्क को, है ना। तो उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया इसको, और इस चीज़ के लिए कि वायसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क के जैसे दिखती है इसीलिए ऐसा है। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या था, डिफरेंस इतना ज़्यादा कि मोनार्क जो है वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती थी बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स को जो है वो वायसराय खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। बर्ड्स लाइक टू ईट वायसराय। देखो आगे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है ना, वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। अब यहाँ पे क्या था कि मोनार्क जो थी आपकी बटरफ्लाई, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, लेकिन वायसराय का अच्छा था। तो वायसराय के पास क्या था, वायसराय दिखती थी मोनार्क के जैसी, है ना, इसी वजह से कम चांसेस थे उसके कि उसको जो है कोई बर्ड खा लेगी, दिखने की वजह से, टेस्ट की वजह से तो कोई उसे नहीं छोड़ता बटरफ्लाई को। तो ये यहाँ पे पता लगा उन्हें। फाइनली क्या हुआ, एब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड वुड इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। अब यहाँ पे क्या हुआ आगे, तो उन्होंने अपना ये वाला जो प्रोजेक्ट था इसको दिखाने के बारे में सोचा, है ना, कि एक जो बर्ड है वो किसको खा रही है, मोनार्क को खाती है या नहीं खाती, इसके बारे में उनका एक्सपेरिमेंट होने वाला था। तो उन्होंने क्या पाया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो बर्ड है वो किसको खाना प्रेफर कर रही है, मोनार्क को, है ना। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको मिला होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर से रिसर्च करा तो उनको क्या समझ में आया कि वायसराय जो है वो कॉपी करती है किसको, मोनार्क को, है ना। जो वायसराय बटरफ्लाई है वो क्या करती है, कॉपी करती है मोनार्क को। तो जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहाँ पे दिया तो सबको अच्छा लगा, और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न मिल जाता है जूलॉजी डिपार्टमेंट में पूरे में, और थर्ड मिलता है पूरे ओवरऑल जो वहाँ पे रीजन वाइज उनका साइंस फेयर लगता था ना उसमें। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखो कौन सी बटरफ्लाई है, ये है आपकी टॉप पे तो है आपकी मोनार्क, नीचे को विंग्स हैं इसके, और जो नीचे वाली बटरफ्लाई है ये है आपकी वायसराय। अब देखो आगे क्या हुआ, फिर उन्होंने दोबारा कुछ और किया होगा। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगिन द रिसर्च दैट led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spot on a monarch pupa? Everyone assumed that the spot were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब उन्होंने नई रिसर्च करी, और यहाँ पे जैसे जैसे वो अपना आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, अलग अलग उसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग उनको प्राइज़ भी मिलते जा रहे हैं, कभी फर्स्ट मिल रहा है कभी थर्ड मिल रहा है। तो अपनी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो उसको आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। अब उन्होंने एक नई रिसर्च के बारे में सोच लिया, क्या था, जब वो सेकेंड ईयर में आया अपना हाई स्कूल के, तो रिचर्ड जो थे उन्होंने एक नई रिसर्च स्टार्ट कर दी, जिनको ये पता चला कि जो इंसेक्ट हैं आपके, उनके पास भी कोई ना कोई हार्मोन है ना। उनको एक ऐसे हार्मोन के बारे में पता चला जो अभी तक किसी को नहीं पता था, और फाइनली उसी हार्मोन ने उनको आगे हेल्प किया उनकी नई थ्योरी में, यानी कि किसके बारे में, कि सेल के बारे में उनको और इन्फॉर्मेशन मिली होगी कुछ जो बटरफ्लाई से रिलेट करता था। अब क्वेश्चन ये आने वाला था यहाँ पे कि जो रिसर्च है इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए, ये जो रिसर्च वो करने वाले थे कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो रिसर्च आ गई अब यहाँ से कि जो मोनार्क प्यूपा है आपका, है ना, जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसका जो प्यूपा है आपका, जो स्टेज है एक तरह की आपकी, तो उनकी बॉडी पे छोटे छोटे 12 कलर के गोल्ड जो हैं छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर जो हैं उस पर मिलते थे। ठीक है, सब लोगों का ये मानना था कि जो स्पॉट है जस्ट डेकोरेशन पर्पस के लिए, जस्ट ऑर्नामेंटल है, लेकिन जो डॉक्टर अर्कवार्ट थे टोरंटो यूनिवर्सिटी के, उनको इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर करने के लिए उन्होंने आगे देखो क्या किया, तो यहाँ पे सबने बोल दिया ऑर्नामेंटल है। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड द स्पॉट फॉर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। दिस प्रोजेक्ट won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third prize for zoology. He also get a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. अब क्या हुआ,
डॉक्टर अर्कवार्ड को विश्वास नहीं हुआ इस बात पे कि बाकी के लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर करने के लिए एब्राइट ने और एक और स्टूडेंट थे उनके साथ में, वो भी ब्राइट स्टूडेंट थे, उन्होंने एक डिवाइस बनाया है ना। जो उन्होंने डिवाइस बनाया, उस डिवाइस ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये जो स्पॉट है यहाँ पे, एक्चुअल में ये ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए नहीं है। वो किस चीज़ के लिए थे? वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते थे जो बटरफ्लाई को हेल्प करता है फुल्ली ग्रो करने में, उसके फुल डेवलपमेंट में उसको हेल्प करता है प्यूपा वाली स्टेज पे, है ना। तो इसके साथ में जब उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट बताया तो एब्राइट को यहाँ पे भी प्राइज़ मिला। और कौन सा प्राइज़ मिला? फर्स्ट प्राइज़ मिला वहाँ काउंटी साइंस फेयर में। और उनको डायरेक्टली यहाँ से एंट्री मिल जाती है किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो उन्होंने अचीवमेंट कर लिया यहाँ से, उनका जो प्राइस था यहाँ से उनको इंटरनेशनल में एंट्री मिल गई, इंटरनेशनल साइंस फेयर में। और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे थर्ड प्राइज़ जो है वो आपका मिल जाता है। ओके, यहाँ पे उसको प्राइज़ मिल गया, थर्ड प्राइज़ मिल गया जूलॉजी में। और उनको चांस मिला किस चीज़ के लिए? उनको एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में। एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ जो लेबोरेटरी थी एंटोमोलॉजी की, वहाँ पे उनको चांस मिला काम करने का। और किसका था ये था आपका वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये उनके इंस्टीट्यूट का नाम था, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था। उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू किया मोनार्क प्यूपा के साथ में। आगे देखो उन्होंने क्या किया। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क pupa. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. In his senior year he went a step further. He grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from gold spots. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, उन्होंने जो है प्राइज़ मिल गया उनको यहाँ पे, तो उनको चांस मिल गया एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का। उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू किया। जब वो हाई स्कूल जूनियर थे तो उन्होंने अपने काम को आगे कंटिन्यू किया और वहाँ पे उनको फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है इंटरनेशनल साइंस फेयर में। जब ये उनको प्राइज़ मिल जाता है तो उनको फिर से चांस मिला दूसरे इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। कहाँ पे? आर्मी लेबोरेटरी में उनको काम करने का मौका मिला, चांस मिला समर टाइम में। अब उसके बाद जब वो अपने सेकेंड ईयर में सीनियर ईयर में आ जाते हैं मतलब, तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेल्स को ग्रीव किया मोनार्क के विंग से, है ना। कल्चर करते हैं टिश्यू कल्चर जैसे करते हैं, तो वैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया, मोनार्क के विंग से जो है उन्होंने सेल्स को ग्रीव करना स्टार्ट किया और ये दिखाने की कोशिश करी कि सेल जो है वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद नॉर्मली वो एक बटरफ्लाई में डेवलप हो जाएंगी, है ना। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और किसकी वजह से हो रहा था सारा काम? ये हो रहा था हार्मोन्स की वजह से। और कौन सा हार्मोन? जो उन 12 टिनी गोल्डन स्पॉट से आपका निकल रहा था। ये जो रिसर्च थी ये इन्होंने अपनी बताई, वहाँ पे दिखाया अपनी रिसर्च को। इसको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया इंटरनेशनल फेयर में। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन उन्होंने की कंप्लीट हो जाती है तो उनको और चांस मिला अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करने में। कहाँ पे? आर्मी लेबोरेटरी में भी काम मिला और साथ ही साथ लेबोरेटरी जो थी US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, वहाँ पर भी उनको चांस मिला काम करने का। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट. Using the laboratory sophisticated instrument, he was able to identify the hormones chemical structure. अब यहाँ पे देखो उन्होंने एक और अचीवमेंट मिल गया उनको। जब वो काम कर रहे थे अपना कि जो 12 स्पॉट हैं, गोल्डन स्पॉट है, उनसे हार्मोन रिलीज़ हो रहा है अपनी रिसर्च के टाइम पे लेबोरेटरी में जब वो काम कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे क्या मिला कि जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा था उसका केमिकल स्ट्रक्चर उनको वहाँ पे पता चल गया, है ना। वो उसको पहचान गए कि कैसा स्ट्रक्चर है इसका, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि वहाँ पर जो उनको डिवाइस दिए गए थे, जो इक्विपमेंट दिए गए थे, वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा एडवांस थे, मॉडर्न थे मतलब, है ना। नेक्स्ट है, अब उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने और स्टडी किया होगा वहाँ पे। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity, determines the form and function of the cell. Thus DNA is the blueprint of लाइफ. अब उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने और रिसर्च किया, एब्राइट को आइडिया मिलेगा उनकी नई थ्योरी के बारे में,
सेल लाइफ के बारे में। अब उनके माइंड में जो आइडिया आया वो कब आया, जब वो एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, हार्मोन का जो था, तो वो इतने एक्साइटेड नहीं हुए कि उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया, है ना। जैसे उनको पता लगा तो बहुत एक्साइटेड नहीं हो गए हैं, पर उनको रियलाइज्ड हुआ यहाँ पे क्या क्या चीज़ रियलाइज्ड हुआ उनको, कि जो उन्होंने पूरी स्टडी करी है यहाँ पे इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, इनसे इनकी एक पज़ल तो सॉल्व हो गई है बायोलॉजी की। कौन सी पज़ल थी? उसने जो है मिस्ट्री जो थी एक, है ना, ये जो पज़ल थी कि सेल्स कैसे रीड करते हैं किस चीज़ को, डीएनए के ब्लूप्रिंट को, वो उनको यहाँ से समझ में आ गया। उनको ये भी पता चला कि डीएनए जो है वो क्या होता है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल तो है जो क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ पे जो डीएनए था जो न्यूक्लियस में मिलता है किसी भी सेल के, जो कंट्रोल करता है किस चीज़ को, हेरिडिटी को, इसके बारे में उनको पता चला। और उन्होंने क्या बताया कि सेल की जो फंक्शनिंग है, सेल की जो फॉर्म है, ये भी पता लगा उनको। यानी कि उनको पता लगे कि डीएनए क्या है, ब्लूप्रिंट है लाइफ का, राइट। ये उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ से। आगे देखते हैं। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट drawing pictures and constructed plastic model of molecule to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory, surprising no one who knew him. Richard Ebright graduated from Harvard with highest honor. आगे देख। अब यहाँ पे जो एब्राइट थे और उनके जो कॉलेज के रूममेट थे जेम्स, उन्होंने जो है दिन रात मतलब पूरा अच्छे से मेहनत करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है प्लास्टिक मॉडल तैयार कर लिए इस चीज़ के लिए कि डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे काम कर रहा है। इस थ्योरी के रिगार्डिंग जो भी उनको प्लास्टिक मॉडल की रिक्वायरमेंट थी, जो ड्राइंग्स उन्होंने बनानी थी वो उन्होंने बनाई वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्या किया, जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया। और बाद में उन्होंने साथ में जो है लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, फाइनली उन्होंने बाद में एक पेपर लिखा, है ना, जिस चीज़ के बारे में उन्होंने पूरा डिटेलिंग में दिया हुआ था, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था इस प्रोसेस के बारे में। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर। अब यहाँ पे जो लोग जानते थे कि वो यहाँ से पढ़े हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उनको इतना सरप्राइज़ नहीं हुआ। और वहाँ पे उनकी जो पूरी क्लास थी जिसमें उनके 1510 स्टूडेंट थे, उनको वहाँ पे सेकंड डिवीज़न जो है यहाँ पे उनको मिल जाती है, अपनी क्लास में वो सेकंड आते हैं। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. अब वहाँ पे जब उनको सेकेंड रैंक मिल जाती है उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, रिसर्चर बन गए हैं, वो रिसर्च करने लगे हैं वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हैं वो भी करने शुरू कर दिए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। आगे देखें यहाँ पे, इफ़ द थ्योरी प्रूव करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग some types of cancer and other disease. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. अब उनको जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और अब उनको ये एक्सपेक्टेड था उनको कि अगर ये थ्योरी सही हो साबित हो जाती है बिल्कुल, तो एक बड़ा स्टेप होगा, है ना, इस चीज़ के बारे में कि लाइफ का, हमारा सेल का जो भी पूरा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, इसको समझने में थोड़ा आसानी मिलेगी, थोड़ा हेल्प मिलेगी और हमें नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। जैसे कैंसर है तो हो सकता है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हमें कोई चीज़ समझ में आ जाए, कोई हम इस चीज़ का हम कोई सॉल्यूशन निकाल पाएँ, या कोई और बीमारी हो उसका हम कुछ थोड़ा बहुत जो है ट्रीटमेंट करने के लिए हम थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिल जाए यहाँ से। तो काफ़ी चीज़ें वो सोच रहे थे यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मोनार्क प्यूपा में उनका इंटरेस्ट हुआ, बटरफ्लाइज में हुआ वहाँ पे। फिर उन्होंने थ्योरी पता लगी उनको सारी की सारी, यहाँ पे सेल लाइफ के बारे में पता लगा, तो उनका साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा। और उन्हें ये कब से स्टार्ट हुआ ये काम उनके अंदर, ये जो उनके मन में जो सारी इच्छाएं आई कब आई, जब उन्हें बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके अलावा लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जो है बस बटरफ्लाइज ही कलेक्ट करते थे, पढ़ने में अच्छे थे और कुछ उन्हें नहीं आता था। इसके अलावा वो और भी ज़्यादा अलग अलग फील्ड में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो और भी अच्छा काम करते थे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई हैं, एब्राइट की क्यूरियोसिटी की वजह से यहाँ पे हो पाई हैं। फिर उनका जो इंटरेस्ट हुआ कि वो स्पॉट उस पर बटरफ्लाई के मोनार्क पे क्यों है। तो रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। उनका इंटरेस्ट शुरू से ही था जब वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई और काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। एब्राइट क्या थे, एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, बहुत अच्छे डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे एंड अ गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट मतलब जो नैरो बोट है उनको चलाते हैं ना, उनको बोलते हैं कैनोइस्ट, तो वो भी बहुत अच्छे थे। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब गेम्स वगैरह में भी काफ़ी अच्छे रहते थे।
और उसके बाद ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, स्पेशली साइंस की फील्ड में, है ना, नेचर की फील्ड में या साइंटिफिक रिसर्च में जो भी फोटोग्राफी होती थी वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को किया करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard O'Hare, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. O'Hare was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Bright said. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी उनकी क्वालिटीज़ थी, ठीक है, बहुत ही अच्छे थे वो फोटोग्राफी में भी, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ वो हमेशा अच्छे मार्क्स को लेकर आते थे, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अपनी डिबेटिंग में या मॉडल्स वगैरह जो बनाते थे या फिर उसमें जो है अपने जो भी फील्ड में वो और काम करते थे उनमें भी वो एनर्जी बहुत अच्छे से लगाते थे। उनको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता था कि मेरे जो सारे काम है वो अच्छे से हों। फिर यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो उनके एक टीचर थे वेरियर जो थे, जो उनके एसएसटी के टीचर थे, सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, वो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत हमेशा अच्छे एडवाइज़र रहे हैं वो, रिचर्ड अपने लिए कहते हैं इस चीज़ को। एब्राइट क्या सोचते थे, एब्राइट सोचते हैं कि जो टीचर हैं वो उनके लिए बिल्कुल सही एकदम राइट मैन है, जो उनको एकदम हमेशा सही जो है सजेशन देंगे, हमेशा सही एडवाइस देंगे, और उन्हीं ने जो है उनको इनकरेज किया होगा, जिनसे उनका जो माइंड था वो थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च में और ज़्यादा लगा होगा, अलग अलग आइडियाज़ के लिए, है ना, इनकरेज करना, अलग अलग जो है अगर वो कुछ काम करेंगे, इन केस अगर वो उनसे डिस्कस करते होंगे तो उस चीज़ के बारे में भी। आगे देखते हैं, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। अब यहाँ पे पहले तो रिचर्ड ने अपने टीचर की तारीफ़ करी, उनको प्रेज़ किया, अब जो है उसके टीचर रिचर्ड को यहाँ पे जो है प्रेज़ करेंगे। वो कहते हैं कि रिचर्ड ने हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, हमेशा वो ज़्यादा अच्छे काम करने की कोशिश करता था। उसके असिस्टेंट टीचर कहते हैं यहाँ पे, मिस्टर बिहेवियर वॉट pleased me was there here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. Richard was competitive, Mr. Beer continued, but not in a bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reasons. He wants to be the best. अब टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि वो जो है रिचर्ड के बारे में कहते हैं कि वो बहुत इम्प्रेस थे उसके टीचर, कि ब्राइट जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, रात रात भर काम करता है अपनी डिबेट रिसर्च के लिए, और अपनी बटरफ्लाई रिसर्च के लिए भी वो टाइम मैनेज करके चलता है बहुत अच्छे से। फिर वो कहते हैं कि ब्राइट जो है ना वो बहुत कॉम्पिटिटिव था, लेकिन गलत सेंस में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊँ या मुझे जो है बस हमेशा नंबर 1 पे ही आना है। वो हमेशा चीज़ों को सीखते थे, जो भी करते थे उनसे चीज़ों को सीखते थे, और इसी की वजह से जो है ब्राइट हैं वो इतने अच्छे साइंटिस्ट जो है वो आपके बन पाए, इसीलिए वो इतने अच्छे साइंटिस्ट बन पाए हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द ingredients in the making of a scientist. Start with the first state mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons. A Bright has these qualities from the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him. Richard A. Bright has never lost his scientific curiosity. अब देखो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया है, टीचर ही बता रहे हैं कि यही रीज़न था जिसकी वजह से जो ब्राइट हैं वो इतने अच्छे साइंटिस्ट बन पाए हैं। तो क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, पहले आपका माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो ये तो बेसिक सी नीड्स हैं। फर्स्ट रेटेड माइंड हो गया, क्यूरियोसिटी हो गई है। फिर आपको हमेशा अच्छे काम करने के बारे में सोचना है, आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊँगा या मैं फर्स्ट आऊँगी। आपको क्या सोचना है कि मैं कुछ सीखूँगा इस चीज़ से। उसके बाद रिचर्ड की जो मदर है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और जब वो उनकी मदर उनको बुक दे देती हैं, उसी से उनकी लाइफ में जो है एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जिनसे उनका इंटरेस्ट जो है साइंटिफिक फील्ड में और ज़्यादा होने लगा। इस तरह से जो है ब्राइट है उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, है ना, और उनका जो है यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया, सारी चीज़ों को बहुत साथ में लेके चले, और फाइनली वो एक इतने अच्छे साइंटिस्ट जो है लास्ट में आपके बन जाते हैं। इसके रीड आउट देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ये तो आपकी कुछ टर्म्स हैं, इसके रीड आउट देख लीजिए फटाफट से। Here, what lesson does a Bright learn when he does not win anything in the science fair? तो जब वहाँ पे उनको कोई प्राइज़ नहीं मिला तो उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने सीखा कि मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, और उन्होंने रियल प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाए हैं, नीट डिस्प्ले के लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने अपने रियल प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाए हैं। व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक? उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने हार्मोन के बारे में पता लगा लिया, हार्मोन के लिए डिवाइस तैयार कर लिया,
हार्मोन को बोल दिया था कि जस्ट ऑर्नामेंटल है, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ में मिलकर डिवाइस बनाया जिनके ऊपर पता चला कि हाँ यहाँ पे हार्मोन है। फिर हार्मोन का स्ट्रक्चर भी पता लग गया। फिर जो है आपका ब्लूप्रिंट उनको मिल जाता है किस चीज़ का, डीएनए का। ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली आगे। क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी उनके पास, तो क्यूरियस थे बहुत ज़्यादा, फर्स्ट रेटेड माइंड थे हमेशा, है ना, हेल्दी कंपटीशन रखते थे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी थी उनकी, और मदर ने तो उनको काफ़ी हेल्प यहाँ पे किया था। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।